दुनिया में क्यों कम हो रही हैं ऑयल की प्राइसेस, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना के अंदर स्लो डाउन है, उसकी इकोनॉमी उस तरीके से नहीं बढ़ रही। तो एक कमेटी बना दी जनाब नायब वजीर आजम की सरबराही में कि जी आप बताएं क्या करना है। टाइम भी जाया किया, पैसे भी जाया किया, रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। लाहौर में जो सिविल ऑफिसर्स का मेस है GOR1 में, उसके लिए 1.2 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं इस बजट में। अगर IMF नहीं होगा आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतने डॉलर्स ही नहीं है, ना आपने डॉलर कमाते हैं और ना ही आपके पास कोई प्लान है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का या अपनी जो अर्निंग्स है डॉलर के अंदर वो बढ़ाने का। मसलन डिफॉल्ट होता है, अगेन हम एक थ्योरेटिकल बात करें तो क्या होगा ये कि आपकी फॉरेन ऑब्लिगेशन सबसे पहले वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो तेल की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जब तेल की सप्लाई बंद, तेल और गैस की सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा, आपके बिजली के कारखाने बंद होंगे। आपको पता ना, ईरान तो ये कह रहा है कि वो आर्बिट्रेशन में अब लेकर जाएगा वो फाइन, जो क्योंकि हमने अपने हिस्से का काम किया नहीं है। आपके डॉलर जो हैं, जो आपको चाहिए वो आपको दुगने चाहिए उतने जो आप अर्न करते हैं। वो क्यों है? इसलिए आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट्स को कम करें। इंपोर्ट्स को कम करने का क्या तरीका है कि भाई लग्जरी जो है सबसे पहले उसको खत्म करें ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हफ्तावार पेशकश के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं एज बिफोर। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और कुछ पॉलिसी अमूर के ऊपर, जिनके ऊपर कुछ मीडिया में भी बातचीत हो रही है, लेकिन हम जरा इन डेप्थ जाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि इस वक्त क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। सबसे पहले अच्छी खबर का जिक्र कर दें। अक्सर लोग ये कहते हैं, आप नेगेटिव बातें ही लोग करते हैं। इन्फ्लेशन की जो महंगाई की शरह जो है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। सर जो अदादो शुमार बता रहे हैं कि अब 10% से भी कम, 9%, 9.5, उसके लगभग ये एस्टिमेट्स वेरी करते हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कहाँ 40% थी 2 साल पहले और उसमें एक बहुत कमी आई है और अब ये उम्मीद है कि ये अशिया खुर्दो नोश और दीगर जो मामलात है उसमें भी ये रिफ्लेक्ट हो। एक तो ये अच्छी चीज है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कुछ ऐलान किया है कि जी वो ऑस्टेरिटी यानी कि सादगी और बचत का कुछ बंदोबस्त करेंगे कि फॉरेन टूर्स नहीं होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस सरकारी अफसरों के, दीगर लोगों के वो नहीं होंगे। क्या उससे कुछ फायदा होगा इकोनॉमी का? मगर प्रॉब्लम, जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कर्जों का जाल है, चुंगल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है और बार बार एक कर्जा लिया जाता है पिछले कर्जे को लौटाने के लिए, फिर और कर्जे लिए जाते हैं और इसी वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो उसकी शिद्दत से इंतजार है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि कब IMF का बोर्ड जो है उसको फाइनलाइज करे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो। लेकिन क्या IMF के प्रोग्राम के बगैर भी कोई चारा है? क्या उसके बगैर भी मईशत संभल सकती है? ये भी आज हम बात करेंगे। तो वेलकम बैक हारून साहब। एंड सबसे पहले तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ये जो हुकूमत का इन्फ्लेशन का जो आददो शुमार बता रहे हैं, उस पे आप क्या समझते हैं कि कितनी क्या लोगों को तक ये रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि प्राइसेस आर स्टिकी, एक बार कीमतें ऊपर जाती हैं नीचे आना बड़ा मसला होता है और आम लोगों की ही बेहतर बता सकते हैं कि उनकी एवरीडे लाइफ में क्या फर्क आया है। नंबर्स तो कैलकुलेट होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए फिर आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, ऑब्वियसली ये 38% थी कुछ महीने पहले इन्फ्लेशन, उसके बाद ये बतदरीज नीचे आती रही, फिर 28% हुई, फिर 24% हुई, फिर 19% हुई। अब ये जुलाई के महीने में ये कोई तकरीबन 12% से थोड़ी सी नीचे थी और अब अगस्त के जो नंबर्स आए उसमें गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 9.6%, यानी कि सिंगल डिजिट पे आ गई है। गुड न्यूज फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव। ऑपोजिशन तो ये एग्री नहीं करी है। ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इनके एज यूजुअल फिगर्स जो हैं फज्ड हैं, यानी कि ये रिलायबल नंबर्स नहीं हैं। कॉमन मैन को ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये नीचे आने का ये मतलब नहीं है कि प्राइसेस नीचे जा रही हैं, कि कीमतें कम नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि पहले जो 38% से बढ़ रही थी अब ये सिर्फ 10% से बढ़ रही हैं। तो ये नीचे आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट रजा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कुछ वेरी क्विकली। हमने बहुत दफा इन्फ्लेशन के ऊपर बात की है, लेकिन अगर एक सोसाइटी के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास 100 रुपया है, तो हर प्रोडक्ट जो है उसके लिए 1 रुपया होगा। बिल्कुल। ये जरा समझाने के लिए लोगों को, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट रहते हैं और 200 रुपया हो जाते हैं,
आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो हर प्रोडक्ट के लिए 2 रुपए आगे। सो ये एक सिंपलिस्टिक तरीका है इन्फ्लेशन को समझाने का, कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे नहीं और जो आपकी करेंसी है वो आपकी इकोनॉमी में ज्यादा होती जाएगी, तो लोगों की स्पेंडिंग पावर और या इकोनॉमी के अंदर जो अवेलेबल पैसा है वो जब ज्यादा होगा तो उससे अफरात ज़र क्रिएट होते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, मैंने शायद पिछली दफा भी बताया था हम अपने प्रोग्राम में हमारे, कि 23 अरब रुपया पर डे पिछले मालियाती साल में 23 अरब रुपया हर रोज इन्होंने बोरो किया या प्रिंट किया। 23 अरब रुपया इस गवर्नमेंट ने, वाह, यानी कि हर रोज 23 अरब रुपया इकोनॉमी में और फेंका जा रहा है। तो मुझे बताए ना, ये किस किस्म की तरीकाकार है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए एक ढीला काम नहीं किया है। अब आप पूछेंगे वो फिर कैसे काम आ गई। ऑपोजिशन तो कह रही है ना कि नंबर्स ठीक नहीं है, लेकिन बिलफर्ज मान लेते हैं इनके 10% पे इन्फ्लेशन है या उससे नीचे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, देखिए हमारी इकोनॉमी क्योंकि इम्पोर्ट रिलायंट इकोनॉमी है, हम हम तकरीबन हर चीज जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ऑयल जो है वो एक बड़ा की रोल प्ले करता है। तो दुनिया के अंदर ऑयल की जो प्राइस है वो कम हो गई है। जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो ये आपके पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम करते हैं, उससे फिर हर चीज जो है वो प्राइसेस कम तो नहीं होती, लेकिन उनकी रफ्तार जिस रफ्तार से वो बढ़ी है वो कम हो जाती है। तो इसको रैप अप करने के लिए हमारे व्यूअर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, इफ ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा क्यों दुनिया में क्यों कम हो रही हैं ऑयल की प्राइसेस। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना के अंदर स्लो डाउन है, उसकी इकोनॉमी उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से पहले बढ़ती थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तकरीबन 8 लाख पर डे। ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उसकी वजह से ये ऑयल की डिमांड दुनिया में कम हुई है और ये और कम होती जा रही है। उसके बाद ब्राजील, कनाडा, गायाना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्रीज जो हैं ये धड़ाधड़ पेट्रोल सप्लाई करी जा रही है। दूसरी तरफ से ओपेक की कंट्रीज जो हैं उन्होंने सप्लाई कुछ महीने पहले रोकी हुई थी, 5 मिलियन पर डे, यानी कि 5% तकरीबन जो है दुनिया की सप्लाई वो उन्होंने रोकी हुई थी ताकि डिमांड बढ़े, सप्लाई कम करके प्राइसेस बढ़े। तो लेकिन वो चाइना स्लो डाउन हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई, और ये 4 कंट्रीज जो हैं कनाडा, गायाना, यूएसए और ब्राजील, इन्होंने ज्यादा ऑयल पंप करना शुरू कर दिया। सो उससे इफेक्ट नहीं आया। एंड फाइनली लिबिया के अंदर पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रही है, उधर 2 कंपीटिंग गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं। लिबिया की जो 7.5 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन वो 60% कम है। सो ये सारा कुछ मिला के ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं। असल में ये वजह है, इस वजह से इन्फ्लेशन। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि कम से कम पंजाब की हद तक तो मैंने देखे हैं आदादोशुमार के आटे की कीमत में वो जो बहरान हुआ था एक्सेस गंदुम की वजह से, वो भी थोड़ा सा एक फैक्टर है कि वहां पर जो है गंदुम की ओवरऑल कीमत जो है, आटे की कीमत, उसमें तो कमी हुई है, रिकॉर्ड हुई है। वो कितनी सस्टेनेबल है, क्या अगले साल शॉर्टेजेस तो नहीं हो जाएंगी, वो एक अलग बहस है। मैंने कहा ये मैं इजाफा जरूर कर दूं, और आपको पता है वो उससे बहुत सारे लोग उस मैट्रिक से असेस करते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या लेवल है। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जिनके लिए स्टेपल फूड बड़ा अहम होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कर्जों के पिछले हफ्ते भी हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा, अंदरूनी कर्जा जात, जिसमें कि हुकूमत सारा वक्त लगी रहती है उनकी रीपेमेंट के हवाले से ही, अब वो उन्होंने ये ऐलान किया जी कि हम सादगी अपनाएंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएंगे। जरा थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स जो उन्होंने अनाउंस किए हैं वो काफी हैं, और उससे कोई खास फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या ऐसी बस ये सियासी एक और शोबदाबाजी है? जी रजा, देखिए मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम एक बैलेंस किस्म की गुफ्तगू करें। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको नेगेटिव ना रंग दें, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। अब मैं आपको बताऊं, आप शुरू करें जनाब। ये 40 साल तजर्बा जो है हुकूमत में रहने का, उसका रिजल्ट ये है कि इस दफा ये गवर्नमेंट आई तो पहले वो मैकेंजी को ले आए,
अमेरिकन फर्म, कि जी हमें बताएं क्या करना है जी, हमने वो पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। उसके बाद वो डर्कन साहब को ले आए, स्टीवन डर्कन साहब। उसके बाद वो एटी कर्नी, एक और यूएस फर्म है, उसको ले आए। फिर माइकल बार्बर साहब तो कब से इन्वॉल्व हैं। अब ये सारा टाइम भी जाया किया, उनको कंसल्टेंसी फीस मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी दी, फिर भी कुछ नहीं बना। तो एक कमेटी बना दी जनाब नायब वजीर आजम की सरबराही में कि जी आप बताएं क्या करना है। टाइम भी जाया किया, पैसे भी जाया किया, रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी, हमने ऑस्टेरिटी, क्या जी ऑस्टेरिटी, हमने गाड़ियां और नहीं लेंगे, कोई मेडिकल खर्चा नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं देंगे, हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, कोई नई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उनको 3 साल के लिए फ्रीज कर देंगे, उनके ऊपर और कोई नई किसी को रिक्रूट करेंगे, और फॉरेन ट्रैवल वगैरह नहीं करेंगे, इस तरह की कुछ बातें सरफेस लेवल, इससे कुछ नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो, आप देखें ना, हमने बार बार बात की है रजा, एम्पैथी को थोड़ा बहुत तो भाई बताएं ना कि आप भी फील कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जाके जनाब वो कह रही है कि आप 138 वीगो डाले लेने हैं, 2 अरब रुपया उसके ऊपर खर्च करेंगे। आप बताएं क्या बंदा बात कर। तो मैं नहीं समझता रजा, देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आप ऐसा करें, आप अपनी जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, जो लास्ट टाइम PDM-1 की गवर्नमेंट थी, उसमें नासिर खोसा साहब से आपने एक कमेटी बना के पूरा एक ऑडिट कराया था कि जी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कैसे कम करें। उन्होंने रिपोर्ट दी थी जी कि वेरियस स्टेप्स उन्होंने बताया थे कि जी 30% कम हो सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मेनली 3 हेड है आपके एक्सपेंसेस के अंदर। नंबर 1 आपका है ये डेट सर्विसिंग। तो डेट सर्विसिंग रजा, वो भाई आप इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आए, आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन आ गई है, तो 19.5% पे क्यों रखा हुआ है आपने इंटरेस्ट रेट? वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप रुपये को जो है वो अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि आप रुपये की एक आर्टिफिशियल सतह रख सकें, लेकिन उससे आपके बजट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, भी आप उसको नीचे लेकर आए। दूसरा आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस का एक्सपेंडिचर चले कम तो करने की क्या बात करें, उधर तो 60 बिलियन और देने पड़ गए हैं, ये इतना तो जो जो भरवा जी। तो अब आप देखें ना, अब बाकी रहे थे गवर्नमेंट के एक्सपेंस, वो अबाउट ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन के एक्सपेंस हैं। अगर 30% उसमें से कम होते हैं, दैट सब्सटेंशियल, 300-400 बिलियन के खर्चा कम कर सकते हैं। तो भाई आप कुछ और नहीं तो कम से कम उस रिपोर्ट को जरा निकाल के कहीं से ढूंढ के उसके ऊपर से जो डस्ट है उसको फूक मार के साफ सूफ करके पढ़ ही लें कि नासिर खोसा साहब जो कि आपके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो मतलब ये जी हम वो फ्रीज कर रहे हैं, हम 3 साल के लिए पोस्ट वेकेंट जो है वो कर रहे हैं, और बताएं ना कौन सा ट्रांसपोर्ट, किस ब्यूरोक्रेट की ट्रांसपोर्ट, मैं देखता हूँ कौन सा ब्यूरोक्रेट छोड़ता है अपनी गाड़ियां तो देखते हैं, लेट्स सी। तो इसमें बिल्कुल जी, वो कहाँ गाड़ियां छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे जी गाड़ियां पहले वाली 2-2 और इजाफा करें। ये बिल्कुल मुझे तो, मैंने तो पढ़ा, ये खबर कल से चल रही थी और मैंने कल भी आज भी दोबारा से पढ़ा। मैंने कहा हो सकता है मैंने कुछ फाइन प्रिंट मिस कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल ही सुपरफिशियल चेंजेस लगी। जो मेजर चेंजेस होने वाली हैं, देखें, फेडरल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रियां बंद करने की जरूरत है। बेकार की जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद करें, आप उनको ऑपरेशनल बजट कम करें, आप स्टाफ को जिन सूबों में जरूरत है स्टाफ की वहां भेज दें उनको। फेडरल गवर्नमेंट का साइज जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, तो हारून भाई, इसी से मुझे ये याद आया कि अभी आपको पता कि डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी इस्तीफा दिया। वो भी एक इसमें थे, राइट साइजिंग वाले काम में थे। उन्होंने भी कहा कि जो खर्चे वो बंद करवाने की बात कर रहे थे वहां की तरफ, उसकी तरफ गवर्नमेंट जा नहीं रही। और फिर उसके ऊपर बड़ा वो सोशल मीडिया पे हंगामा भी हुआ कि डॉक्टर कैसर बेगाली चले गए। लेकिन उनका एक मौकफ रहा है, वो ये कहते रहे कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, सिविल भी और मिलिट्री भी, उसमें कमी की जाए। उन्होंने कहा कि जो फौज की जो कैपेबिलिटी है उसका बजट आप कम ना करें। मसलन उन्होंने लड़ना है जहां पे उनकी वो है, क्या कहते हैं, सलाहियतें हैं डिफेंड करने की, अटैक करने की, लेकिन उसके अलावा जो नॉन प्रोडक्ट मतलब नॉन प्रोडक्टिव जिसे कहना चाहिए एक्सपेंडिचर, वो आप कम करें। अब वो सिविलियन साइड पे भी होता है। मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी
आई थिंक आपसे बात की थी कि लाहौर में जो सिविल ऑफिसर्स का मेस है GOR1 में, उसके लिए 1.2 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं इस बजट में। मतलब ये आसानी से अगले साल के लिए या 2 साल के या 3 साल के लिए पेंड हो सकता था, कोई कहमत नहीं, वो क्लब वही का वही मौजूद रहता। इसी तरह कई मैसेज हैं, कई पार्क्स हैं सिविलियन और फौजी के, जी वहां पे टर्फ मंगवा के इंपोर्ट करके खूबसूरत सी घास लगेगी या नकली घास लगेगी कि वॉक कर सके सारे अफसर शाही जो है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होते नहीं है, क्योंकि एक पूरे का पूरा निजाम जो है वो स्टेटस को का मरीज है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। तो चूंकि कर्जों की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, IMF का प्रोग्राम, IMF क्या कहता है? वो यही कहता है ना, अपने अपने खर्चे कम करो, रेवेन्यू बढ़ाओ। मोटी मोटी बात तो ये है, वो कहते हैं अपने बजट डेफिसिट कम करें। तो लेकिन इस वक्त जो है हमारे यहाँ एक कंसेंसस है पाकिस्तान में। मतलब आप देख लीजिए, तकरीबन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हत्ता के मीडिया का भी बहुत बड़ा जो लोग इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी कहते हैं जी IMF का प्रोग्राम लाजिम है। आई मीन, और किसी हद तक है भी कि डिफॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान। लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि हम IMF का प्रोग्राम ना करें और कोई और तदबीर सोचें कि जिससे कि हम अपनी मईशत को स्टेबलाइज कर सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या ये आइडियलिस्टिक बात है? रजा, बिफोर आई आंसर दिस, मुझे जरा 30 सेकंड्स दें। वो आपने डॉक्टर कैसर बंगाली का जिक्र किया था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पे बिल्कुल ठीक वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें, ये एक्सपेंसेस जो है कम करने के लिए उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, नो ब्रेनर्स है। मैंने आपको बताया 3 बेसिक हेड्स हैं आपके। एक आपका इंटरेस्ट डेट पेमेंट है, दूसरा आपका फौज का है, तीसरा आपका जो है गवर्नमेंट की रनिंग। ये 3 मेन आपके हैं एक्सपेंसेस। वो गवर्नमेंट की रनिंग के अंदर आप वो भी डालें, ये सब्सिडीज वगैरह जो देते हैं। तो नंबर 1 सबसे बड़ा आपका डेट सर्विसेज है। तो वो भाई क्यों 19.5% रखा हुआ है आपने? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी 9.5% हो गई इन्फ्लेशन, तो 1% आप कम करें तो आपको 450 बिलियन का फायदा हो जाता है। तो मतलब आपने पैसे बचाने हैं तो उसको कम करें। वो कम इसलिए नहीं करें, मैंने आपको बताया कि वो आर्टिफिशियली रुपी की जो है इसको अट्रैक्टिव बना के कि इस पे इतनी ज्यादा आपको वो रिटर्न मिलेगी, तो उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि ये आर्टिफिशियली उसकी मेंटेन रख सकें उसकी वैल्यू। ये नहीं करे। दूसरा आपका जो फौज का है, देखिए फौज में आने से पहले और बड़ी सी चीजें आसानी से हो सकती हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि फौज के एक्सपेंसेस कम नहीं करने चाहिए। अब देखे ना, एक तो चीज जो अगेन इसमें नो ब्रेनर है कि फौज की जो पेंशन्स हैं वो सिविल के अंदर डाली हुई हैं। तो अगर आपने फौज को कुछ कहना है तो यू नो दिस शुड बी प्रोबेबली द फर्स्ट थिंग, इससे पहले कि आप उनको कहेंगे जी आप अपने खर्चे जो कि डिफेंस से रिलेटेड है उसके ऊपर। फिर कैंटोनमेंट्स की बात करते हैं डॉक्टर बंगाली, विच अगेन इज अंडरस्टैंडेबल। और जहां तक ये गवर्नमेंट का खर्चा है, एज आई सेड, यू नो, ये सब्सिडीज वगैरह वो हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले महीने उसके ऊपर, जो नेशनल टैक्स अथॉरिटी के ऊपर मैं और डॉक्टर इकरामुल्लाह सेमिनार करने जा रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यू नो गवर्नमेंट जो है एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, सब्सिडीज दे देते हैं, ग्रांट्स दे देते हैं। और अपना खर्चा कम करना है तो भी नासिर खोसा साहब की, जैसे मैंने कहा, वो रिपोर्ट दोबारा पढ़े। तो ये तो डॉक्टर साहब की बात होगी, बंगाली साहब। अच्छा, अब आप आ जाए कि IMF, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, विद और विदाउट IMF। आपको याद होगा मैंने 1.5 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, बल्कि 2 लिखे थे मैंने। तो एक लाइफ विदाउट IMF, वो आर्टिकल जो था वो बेसिकली बता रहा था कि IMF नहीं होगा तो क्या होगा। और दूसरा मैंने लिखा था कि तेहरान विया वाशिंगटन, बिल्कुल ये याद 2 मैंने आर्टिकल लिखे। द पॉइंट वाज कि देखिए, अगर IMF नहीं होगा, जरा क्विकली आप सोचें क्या होगा अगर IMF नहीं होगा। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे सिंपली, क्योंकि आपके पास इतने डॉलर्स ही नहीं है, ना आप इतने डॉलर कमाते हैं, और ना ही आपके पास कोई प्लान है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का या अपनी जो अर्निंग्स है डॉलर के अंदर वो बढ़ाने का। आपकी जो एक्सपेंस है या आपके जो आपने कर्जे वापस करने होते हैं, वो उसके लिए डॉलर बेतहाशा ज्यादा चाहिए। मतलब डबल डबल आपको डॉलर चाहिए देने के लिए जो आपकी इनफ्लो है डॉलर्स की, उसके मुकाबले में कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? IMF आपको वो ब्रिजिंग गैप एक देता है, ब्रीदिंग स्पेस देता है कि भाई आप अपने आप को ठीक कर लें, जो हम नहीं ठीक। मुझे फिलहाल तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं लग रही। अब अगर नहीं होगा IMF तो सबसे पहले तो डिफॉल्ट होगा, खुदा न खास्ता।
मसलन डिफॉल्ट होता है, अगेन हम एक थ्योरेटिकल बात करें तो क्या होगा ये कि आपकी फॉरेन ऑब्लिगेशन सबसे पहले वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो तेल की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जब तेल और गैस की सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा, आपके बिजली के कारखाने बंद होंगे, आपकी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, आपकी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, आपकी बिजली बंद हो जाएगी, बिजली जो है वो खत्म हो जाएगी। ये बाय द वे श्रीलंका में ये हुआ, अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर ये हुआ। तो आप सोचें कि अगर बिजली बंद हो जाए और गाड़ियां चलनी बंद हो जाए, बस ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद हो जाए, क्या करेंगे? आपका जो मुल्क है वो अपनी जो जरूरत है आपके पेट्रोल की और फ्यूल की, वो उसका 25% भी नहीं प्रोड्यूस करता। और अगर ये रिफाइनरीज बंद हो गई तो उसका भी कोई फायदा नहीं जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारा कुछ होगा। और फिर इसके बाद आप आपकी इमेजिनेशन की लिमिट है, आप सोचते जाएं कि क्या हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एक हर चीज जो है, सो मेजर सिविल अनरेस्ट होगा, एनआरकी की कंडीशन होगी, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस तरफ ना ही जाया जाए। ये जो लोग कहते हैं ना, कि मैंने जो बात की थी रजा 1-1.5 साल पहले, मैंने ये कहा था कि भाई हमें कोई नहीं रोक रहा कि हम एक ऑल्टरनेट प्लान बनाएं, ये सोचते हुए कि आईएमएफ नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि आप आईएमएफ से बात ना करें, वो आप करते रहें, लेकिन भाई कोई ऑल्टरनेट प्लान तो बनाएं। जिसके लिए मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये बताया था कि ये हो सकता है, और दूसरा आर्टिकल लिखा था कि भाई ऑल्टरनेट प्लान क्या हो सकता है। वो ये है कि भाई आपके हमसाए में ईरान बैठा हुआ है, जिसके साथ आपने साइन की हुई है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसके पास तेल के जखायर भी हैं, उससे आप कुछ भी नहीं लेते। और क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। लेकिन अमेरिका 8 ममालिक को नहीं रोकता जो कि ईरान से गैस भी ले रहे हैं और तेल भी ले रहे हैं, जिसमें इंडिया आपका दूसरा हमसाया भी शामिल है और जिसके अंदर चाइना भी शामिल है। तो आप क्यों नहीं है उसके अंदर? तो मेरा पॉइंट ये था कि ये इकोनॉमिक इश्यू से पहले दिस इज अ डिप्लोमेटिक इश्यू। हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर फेलियर है एज अ कंट्री। मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करनी है तो 2 मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनिस्टर जो है वो आपका पॉपुलेशन का मिनिस्टर है, जो आपकी कांस्टेंट ब्लीडिंग जो है उसको रोके, इमीडिएटली रोके। अगेन लो हैंगिंग फ्रूट, ये आपकी 2-3% की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये एक आप समझे कि मतलब ब्लीड कर रही है ना बॉडी, उसको कोई रोक नहीं रहा, और हम कह रहे हैं उसकी हार्ट की सर्जरी कर दो। भाई हार्ट की सर्जरी कैसे सक्सेसफुल हो सकती है जब तक ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो? और दूसरा आपका जो मिनिस्टर है वो फॉरेन मिनिस्टर है, और फॉरेन मिनिस्टर जो है, ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की काबिलियत है कि वो जाके वॉशिंगटन को कन्विंस करे कि जनाब आपने अगर 8 को इजाजत दी है तो हमें भी दें आप इजाजत, हम तो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि वी आर नेक्स्ट डोर और हमने $multi-billion उनके साथ साइन किए हुए हैं एग्रीमेंट्स। वो सो तो दैट इज व्हाट आई वाज एडवोकेटिंग। नहीं, बिल्कुल। आपको पता ना, ईरान तो ये कह रहा है कि वो आर्बिट्रेशन में अब लेकर जाएगा वो फाइन, जो क्योंकि हमने अपने हिस्से का काम किया नहीं है, और डिप्लोमेसी हो के ना हो, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा, मुझे याद है आपका ये आर्टिकल और ये इशू पहले भी हमने बात की थी। मगर आप मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि अभी तो शॉर्ट टर्म में तो चलिए ये जरूरी है कि ये पाकिस्तान की अगर ये डिफॉल्ट से बचने के लिए, लेकिन और आपने उसको एड्रेस भी किया कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी डिफॉल्ट हो जाए तो ठीक है, ये भी जरूरी है। ये भी आपको पता ना एक बड़ा व्यू पॉइंट है, वो कहते हैं जी होने दो डिफॉल्ट, एक बार होकर लगे और सीधा होए, बंदा उठ के खड़ा होए, अपने पांव पे खड़ा होए। ये किस हद तक आप इसको इंडोर्स करते हैं, इस पर्सपेक्टिव को? थोड़ा सा आपने जिक्र किया, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट की। नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई व्हाइल यू नेगोशिएट विद योर इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, प्लीज हैव एन ऑल्टरनेट प्लान। लेकिन टू से कि जी निगोशिएशन बंद कर दें और उनको कहें चलो जाओ हमारे पास पैसे नहीं है, वो जो एक मौलवी साहब कहते थे कि हाँ, मिसाइल चला दो। हाँ वो जो है इंटरेस्ट हराम है तो हमने तो नहीं देना, तो मतलब इस किस्म की गुफ्तगू। देखें, आप एक वर्ल्ड की कॉमिटी के अंदर रह रहे हैं आप, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। भाई आप कोशिश तो करें ना, कोई प्लान तो बनाएं। ऐसा क्या है आप, इट्स नॉट रॉकेट साइंस।
आपके डॉलर जो हैं, जो आपको चाहिए वो आपको दुगने चाहिए उतने जो आप अर्न करते हैं। वो क्यों है? इसलिए अब जो आपको आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट्स को कम करें। इंपोर्ट्स को कम करने का क्या तरीका है कि भाई लग्जरी जो है सबसे पहले उसको खत्म करें ना। जरूरी आपने ये इंपोर्टेड चॉकलेट्स खानी है, जरूरी आपने ये इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवानी है, ये जरूरी है कि आपने वो परफ्यूम्स मंगवाने हैं, मेकअप के सामान मंगवाने हैं, ये जरूरी है कि आपने चाय जो है वो $650 मिलियन की चाय मंगवानी है। तो पहली बात तो ये लग्जरीज को तो खत्म करें ना, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि भाई आप अपनी वो, आपको अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड दिया हुआ है, तो आप क्यों एक स्टेपल डिफिशिएंट कंट्री बन गए हैं? आपको क्यों अगले साल जो है आपको वीट, जैसे आपने कहा वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप क्यों एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं? सो ये इसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने की जरूरत है। इतना आपके पास एकरेज है जिसको आप यूज करके अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने की। वीट हमने पिछले साल की थी, चावल एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एडिबल ऑयल क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं होता कि वो कंपीटिंग क्रॉप है। मैंने पहले भी एक दफा एक्सप्लेन किया था, वो वीट के साथ कंपीटिंग क्रॉप है, इसलिए नहीं होता। तो आप अपनी अगर पूरी एकरेज यूज करें और वीट की पर एकड़ जो यील्ड बढ़ा लें, तो आपके पास 4 मिलियन एकड़ एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिससे आप एडिबल ऑयल की काश्त कर सकते हैं। सो आप वहां से कुछ $6-7 बिलियन बचा सकते हैं। सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें। इसके ऊपर आप बताएं ना मुझे, गवर्नमेंट से एक मुझे बताएं कि कोई उन्होंने किसी किस्म का हल या प्लान बताया हो। ठीक है, सो इंपोर्ट्स जहां तक, अच्छा, आप दूसरी तरफ और भी बड़ी चीजें, फिर लंबी हो जाती है बात। दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, चलें, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो नो ब्रेनर है रजा, वो 2 चीजें हैं। नंबर 1, भैया आईटी, इट्स अ नो लो हैंगिंग फ्रूट, राइट। तो इसको बढ़ाएं। वो इतनी तेजी से बढ़ा है, आपने क्या किया है? आपने खुद पकड़ के खंजर जो है वो अपनी जिस्म के ऊपर मार लिया। ये क्या फायरवॉल, वो लास्ट टाइम जो बात हुई थी अगेन कि भाई कभी वो आपकी केबल को आके कोई शार्क मछली खा जाती है, कभी वेल मछली खा जाती है, कभी वो वैसे कट जाती है। किस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं? और किस फील्ड के अंदर, जो कि डे बाय डे हर रोज वो टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती जा रही है, एनहांस होती जा रही है। एंड फाइनली रजा, रेमिटेंसेस। आपको पता है कि इस दफा अगर हम पिछले साल के मुकाबले में जुलाई के नंबर्स देखें, तो $500 बिलियन की ज्यादा इंपोर्ट हमने की है पिछले साल के। लेकिन उधर से आपकी जो रेमिटेंस है वो $500 बिलियन ज्यादा आ गई है, अबाउट $3 बिलियन की रेमिटेंस आई है। उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। एंड टू क्लोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और भी बड़ी बातें करने की थी, लेकिन इसको मैं क्लोज टॉपिक को करता हूं कि आपकी तकरीबन 16,000 ब्रांचेस बैंक्स की, 16,000 ब्रांचेस, ये 1 साल पहले की बात है, वो तकरीबन $1.25 लाख पर ब्रांच लेकर आती थी। $125,000 पर ब्रांच रेमिटेंस आती थी ऑन एवरेज, 16,000 ब्रांचेस। लेकिन आपके 1200 ये फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांचेस थी कंपनीज की, वो $4,16,000 पर ब्रांच लेकर आते थे, 4 टाइम ज्यादा बैंकों से। ठीक है, अब स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज बंद की, ज्यादातर बंद कर दी, और बैंकों को कहा कि आप इनको टेक ओवर करें। मैं आपको ये फिगर्स इसलिए दे रहा हूं कि इतना गैप है। अगर हमारे बैंक्स प्रॉपरली फोकस करें तो वो रेमिटेंसेस को 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी $30 बिलियन की रेमिटेंसेस आ रही हैं, सिर्फ इसी को वो $100 बिलियन से ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, ये मैंने कोई स्केच नहीं किए नंबर्स, मैं रिसर्च करता हूँ। तो फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच $4,16,000 पर एनम लेकर आती थी ऑन एवरेज, जबकि बैंक की ब्रांच 1,25,000। सो बैंक इतना इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भाई कोई सोच रहा है, कहीं आपने सुना है, कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई डिबेट सुनी है, तो मुझे बताएं रजा, ताकि मैं भी शायद थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो कि भाई कुछ तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, 40 साल तजर्बा है इनका। कोई ऐसा नहीं पड़ा। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, ये जो आप बैंकों की ब्रांचें करें, औरंगजेब साहब से अभी जो ना, उनको भी कोशिश करते हैं अगले हफ्ते उनको लाइन पे ले लें और उनको बताएं। वो तो रहे हबीब बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और इस उन्होंने वक्त 78 बिलियन रुपीस का पैकेज लॉन्च किया पिछले हफ्ते, हमने उससे बात की थी। सो होपफुली कुछ होगा इसके ऊपर। होपफुली लेट्स होप सो। बहरहाल आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि हमारे शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और नाजरीन, आपको अगर
ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और जरूर उसका बटन दबाएं, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कुछ कमेंट्स भी जमा करके आपसे उनके ऊपर भी आपके सवालात का भी जवाब देंगे। वंस अगेन थैंक यू हारून भाई और खुदा हाफिज।